हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया था और उस यूनिट का नेम था डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने पहले उसके जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनका डिस्कशन स्टार्ट किया था। तो उसमें हम एक नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और नेक्स्ट है कलर, रंग की बात करते हैं। डी ब्लॉक तत्वों की जो भी यौगिक है, अधिकांश यौगिक कैसे होते हैं, तो डी ब्लॉक तत्वों के द्वारा बनाए गए जो अधिकांश यौगिक है वो अधिकांश यौगिक रंग युक्त होते हैं, कलरफुल होते हैं। ठीक, ये हमारा पहला पॉइंट हुआ। डी ब्लॉक के जो अधिकांश यौगिक हैं वो अधिकांश यौगिक, सबकी बात हम नहीं करेंगे, अधिकांश यौगिक रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं। अब सबसे पहले मैं एक जनरल बात कर लेता हूँ, किसी भी पदार्थ के कलरफुल होने के लिए क्या ज़रूरी है, कलरफुल कब होगा कोई भी पदार्थ, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, मान लो मेरे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई पदार्थ है, ठीक है। ये पदार्थ रंग युक्त कब होगा, जब इस पदार्थ के ऊपर हम एक श्वेत प्रकाश का पुंज आपतित करते हैं, यानी दृश्य प्रकाश आपतित किया जाए। श्वेत प्रकाश इस पदार्थ के ऊपर हम आपतित करें, यानी दृश्य प्रकाश इसके ऊपर हम आपतित करें, तो इस दृश्य प्रकाश में क्या होता है, 7 रंग का मिश्रण होता है। 7 रंग की विकिरणें इसमें होती है, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक, इन 7 रंग में से श्वेत प्रकाश या दृश्य प्रकाश के ये जो 7 भाग हैं, इन 7 भाग में से कोई भी एक भाग किसी एक रंग को या 2 रंगों को या 3 रंगों को, इस श्वेत प्रकाश का कुछ भाग ये पदार्थ अपने पास रख ले, मतलब अवशोषित कर ले। यानी ये जो पदार्थ है, इस पदार्थ को क्या करना पड़ेगा, ये पदार्थ दृश्य प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित कर लेगा, कुछ भाग अवशोषित कर लेगा। अब अगर ये दृश्य प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित कर लेता है तो इससे क्या होगा कि यहां आपको जो 7 रंग का एक मिश्रण मिल रहा था, 7 रंग जब एक जगह होते हैं तो वो श्वेत दिखते हैं, तो यहां आपको श्वेत रंग दिख रहा था। श्वेत में से कुछ रंग यहां पर अवशोषित कर लिए गए। मान लो यहां पर ब्लू कलर और ग्रीन कलर को इस पदार्थ ने अवशोषित कर लिया, तो फिर इसमें से जो पारगमित प्रकाश होगा, ये जो पारगमित प्रकाश है, इससे जो पार निकल करके जा रहा है, इस पारगमित प्रकाश में जिस रंग को अवशोषित कर लिया गया है वो रंग इसमें नहीं मिलेंगे। तो इस पारगमित प्रकाश में अवशोषित भाग के अलावा जो बचा हुआ भाग है वो भाग में दिखने वाला है। अब यहां जो बचा हुआ है, सपोज ब्लू और ग्रीन यहां अवशोषित हुआ हो, तो इसमें वॉयलेट, इंडिगो, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 5 रंग की विकिरणें एक साथ है। जब 7 रंग की विकिरणें एक साथ थी तो श्वेत दिखता था, लेकिन जब 5 रंग एक जगह होते हैं तो वो श्वेत नहीं, इन रंगों के मिश्रण से एक नया रंग वहां उत्पन्न हो जाता है, और वो जो नया रंग जो इनके मिश्रण से बनता है, उस रंग का ये पदार्थ में दिखाई देता है, क्योंकि इस पदार्थ में से वो रंग निकल करके जा रहा है जो हमारी आंखों में जा करके और वहां के रेटिना पर आपतित होने वाला है। तो कुल मिलाकर के क्या होगा, अवशोषित भाग, दृश्य प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित कर लिया जाएगा, शेष भाग पारगमित हो जाएगा। ये जो शेष पारगमित होगा उस रंग का ये दिखने वाला है। और पारगमित प्रकाश कौन सा होगा, पारगमित प्रकाश जो आपतित हुआ था उसमें से अवशोषित को घटा लो, बच गया, वो पारगमित है। जैसे अवशोषित ही हमने किस किस को कर दिया, ब्लू और ग्रीन को इसने अवशोषित कर लिया, तो जिसको अवशोषित कर लेता उस रंग का नहीं दिखता। अगर इस पारगमित और अवशोषित दोनों भागों को मिला दिया जाए तो वापस से दृश्य बन जाएगा। तो हम कहेंगे कि अवशोषित का पूरक होता है पारगमित, या पारगमित का पूरक होता है अवशोषित। तो हम कहेंगे कि अवशोषित भाग का, अवशोषित प्रकाश का पूरक होता है पारगमित प्रकाश। तो अवशोषित रंग के पूरक रंग का हमें दिखाई देता है। तो ये बात हमें कई बार एनसीईआरटी लाइन में भी आपको देखने को मिलेगी, कई ऑप्शंस में भी हमें ये देखने को मिलता है
तो हमें क्या बताना है वहां कि जब कोई पदार्थ दृश्य प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है तो वो उस अवशोषित भाग के पूरक रंग का, पूरक रंग किसका, अवशोषित भाग का पूरक रंग, उसका हमें दिखाई देता है। ये अवशोषित प्रकाश का, अवशोषित प्रकाश का जो पूरक रंग है, उस पूरक रंग का हमें यह पदार्थ दिखाई देगा। अब प्रश्न ये उठता है कि कोई पदार्थ दृश्य प्रकाश के इस भाग को अवशोषित करके उसका करता क्या है। मान लो इस पदार्थ ने, यहाँ ये जो ऑब्जेक्ट हमने लिया है, इस ऑब्जेक्ट ने ब्लू कलर और ग्रीन कलर की जो रेज थी, जो विकिरणें थी, उसको अवशोषित कर लिया। तो अवशोषित करके क्या करते हैं, तो उसके लिए आप ध्यान से सुनिए कि ये जो प्रकाश है, इस प्रकाश में छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट्स होते हैं, ऐसा हम मानते हैं। और ये ऊर्जा के जो पैकेट्स होते हैं, इन पैकेट्स को हम बोलते हैं क्वांटा या फोटोन। इन्हीं को बोलते हैं हम क्वांटा या फोटोन। तो कुल मिलाकर के अगर इस पदार्थ ने ब्लू कलर के या ग्रीन कलर की विकिरणों को अवशोषित किया है, तो ब्लू कलर और ग्रीन कलर की विकिरणों में जो छोटे छोटे क्वांटा या फोटोन थे, उनको अवशोषित किया है। क्वांटा या फोटोन एनर्जी के पैकेट है। क्वांटा या फोटोन को हम नॉर्मली क्या कह सकते हैं, ये ऊर्जा के बंडल हैं, यानी कि इस पदार्थ ने ऊर्जा के बंडल को अवशोषित किया है। अब उस ऊर्जा को जब ये पदार्थ अवशोषित कर लेगा तो इस पदार्थ की ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो अब ये बंडल इस पदार्थ में, अगर और अंदर की बात करें तो इस पदार्थ के अंदर जब इस ऊर्जा का अवशोषित किया जाता है तो उस ऊर्जा से ये पदार्थ करता क्या है, तो उस काम को भी हमें यहां देखना है। कलरफुल वही होंगे जो प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता रखते होंगे। प्रकाश को अवशोषित करते हैं मतलब क्वांटा को अवशोषित करते हैं, मतलब ऊर्जा के पैकेट अवशोषित करते हैं। आपको देखना है बारीकी से कि उस ऊर्जा को अवशोषित करके ये क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिएगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या क्या काम कर सकते हैं उस ऊर्जा को अवशोषित करके। पहला जो कार्य किया जा सकता है वो ये किया जा सकता है कि उस ऊर्जा के पैकेट से डी संक्रमण करवा लिया जाए। क्या करवा लिया जाए, डी संक्रमण करवा लिया जाए। अब ये डी संक्रमण क्या है, इस कहानी को हम थोड़ा समझते हैं कि डी संक्रमण क्या है। देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो भी होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास 5 डी कक्षक होते हैं। कितने डी कक्षक होते हैं, 5 डी कक्षक होते हैं। ये जो 5 डी कक्षक हैं, जब कोई भी डी ब्लॉक का आयन या परमाणु विलगित होता है, अकेला होता है, जैसे क्रोमियम का परमाणु अलग है या Cr+3 का परमाणु वो आयन है, वो अकेला है, उसके सराउंडिंग में कोई भी नहीं है। अगर विलगित परमाणु या आयन होता है, विलगित परमाणु या आयन अगर ये होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, उस विलगित परमाणु या आयन में ये जो 5 डी कक्षक हुआ करते थे, इन 5 डी कक्षकों की ऊर्जा एक समान होती है। और जब ऊर्जा एक समान हो तो ऐसे डी कक्षकों को हम कहते हैं समभ्रंश कक्षक। कैसे कक्षक बोलते हैं, समभ्रंश कक्षक। डी कक्षकों की समभ्रंशता 5 होती है। 5 समान ऊर्जा के कक्षक होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही कोई लिगेंड या काउंटर आयन यहां पर आता है, मोस्टली लिगेंड की उपस्थिति में देखिए आप, लिगेंड इसके पास आ गया। अब लिगेंड क्या होते हैं, या आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अच्छे से समझोगे। लिगेंड की उपस्थिति में क्या होगा, ये जो 5 डी कक्षक हैं, इन 5 डी कक्षकों की ऊर्जा एक जैसी नहीं रहेगी और ये 2 टुकड़ों में टूट जाएंगे। 3 डी कक्षकों का एक टुकड़ा हो जाएगा, 2 डी कक्षकों का एक टुकड़ा हो जाएगा। अब इन टुकड़ों में से एक टुकड़े की ऊर्जा डी, 5 डी में से 5 डी कक्षकों के 2 टुकड़े हो गए, 3 डी कक्षकों का एक टुकड़ा, 2 डी कक्षकों का एक टुकड़ा। अब जैसे ही इनकी ऊर्जा में बंटवारा होगा, एक टुकड़े की ऊर्जा कम हो जाएगी, एक टुकड़े की ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी। अगर इस धातु परमाणु या आयन के चारों ओर 6 लिगेंड आए हों, कितने लिगेंड आए हों, 6 अष्टफलकीय संकुल आए हों, मैं अष्टफलकीय संकुल मान के बात कर रहा हूं, तो जो 3 थे, उन तीनों कक्षक का जो एक टुकड़ा था, तीनों कक्षकों का एक जो समूह था, उसकी ऊर्जा मूल कक्षक से भी की ऊर्जा से भी कम हो जाएगी। एनर्जी का ये कौन सा क्रम है, ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है।
तो 5 डी कक्षकों में से 3 की ऊर्जा घटकर कम हो जाएगी और 2 की बढ़कर ज्यादा हो जाएगी। घटकर के जो 3 कमु हैं ये डी कक्षक हैं जिन्हें T2G कक्षक भी बोलते हैं। है ये डी कक्षक, लेकिन इनका नया नाम क्या हो गया, T2G कक्षक बोल दिए। ये है डी कक्षक, लेकिन इनको EG कक्षक भी कहना हम चालू कर देते हैं। तो 2 कक्षकों का सेट जिनकी ऊर्जा ज्यादा हो जाती है, कब होती है, जब इनका विपाटन होता है। विपाटन कब आता है, जब लिगेंड आते हैं। कितने लिगेंड आने पर यह विपाटन होगा, 6 लिगेंड आने पर। अष्टफलकीय संकुल में ऐसा विपाटन होगा। चतुष्फलकीय में इसका उल्टा होगा, वो आप कोऑर्डिनेशन में डिटेल से समझेंगे, मैं उस बिंदु पर नहीं जा रहा हूं। तो लिगेंड की उपस्थिति में 3 डी कक्षकों की ऊर्जा कम हो गई, 2 डी कक्षकों की ऊर्जा क्या होगी, 2 डी कक्षकों की ऊर्जा ज्यादा होगी। एक T2G कक्षक हो गए और एक EG कक्षक हो गए। अब क्या हुआ, जैसे ही कोई दृश्य प्रकाश आता है तो दृश्य प्रकाश की उपस्थिति में उस दृश्य प्रकाश का कुछ भाग ये अवशोषित करेंगे और अवशोषित करके क्या करेंगे, वो T2G यानी कम ऊर्जा के कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन होगा उस इलेक्ट्रॉन को, जो इसके कम ऊर्जा के कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन होगा उस इलेक्ट्रॉन को वो ऊर्जा मिलेगी, तो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के उच्च ऊर्जा के स्तर में चला जाएगा। यानी T2G का इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश की ऊर्जा को लेकर कहां चला जाएगा, EG में चला जाएगा। समझ में आ रही कहानी। और इस T2G और EG के बीच में जितनी ऊर्जा का अंतराल होगा उतनी ऊर्जा वाला पैकेट इसके द्वारा अवशोषित किया जाएगा। अगर ये ऊर्जा अंतराल कम है तो कम ऊर्जा वाले पैकेट यानी लाल रंग की विकिरणों को अवशोषित करेंगे। अगर ये ऊर्जा में अंतर ज्यादा है तो फिर वो ज्यादा ऊर्जा वाले पैकेट जैसे बैंगनी रंग को अवशोषित करेंगे दृश्य प्रकाश में से। तो अवशोषित प्रकाश वही होगा, अवशोषित प्रकाश उसी ऊर्जा का लिया जाएगा जितना इन T2G और EG की ऊर्जा में अंतर होगा। और ये अंतर कितना होगा, ये बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। लिगेंड कैसा है, धातु कैसी है, धातु पर आवेश कितना है, लिगेंड कितनी संख्या में आए हैं, काफी फैक्टर हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। वो सारी बातें आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में समझते हो। यहां सिर्फ हम समझेंगे कि वो उस ऊर्जा का करेगा क्या, तो ऊर्जा से क्या करेगा, निम्न ऊर्जा के T2G से उच्च ऊर्जा के EG में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे। इसमें वो खर्चा, वो जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को प्रयुक्त किया जाएगा। अब अगर आपका जो आयन या परमाणु है, इस आयन या परमाणु में एक भी डी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, D 0 है, यानी न तो T2G में कोई इलेक्ट्रॉन है और न ही EG में कोई इलेक्ट्रॉन है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो फिर संक्रमण के लिए निम्न से उच्च जाने के लिए एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, तो फिर ऊर्जा का अवशोषण नहीं होगा। वहां DD अच्छा एक चीज और बता दूं, T2G कक्षक भी D कक्षक ही है और EG कक्षक भी D कक्षक ही है। और एक डी में से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे डी में गया तो इसे कह दिया जाता है DD संक्रमण। कौन सा संक्रमण कह देते हैं, DD संक्रमण। और DD संक्रमण के कारण कलर आता है। समझ में आ गई कहानी। ये एक डी से दूसरी डी में इलेक्ट्रॉन का जाना DD संक्रमण कहलाता है और इसी के कारण कलर आता है। अब अगर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर जाएगा कौन, और जाने के लिए कोई है ही नहीं तो कलर नहीं आएगा। यानी अगर किसी का विन्यास, किसी परमाणु या इनका विन्यास D 0 है तो वो रंगहीन होगा, इसमें कहीं संदेह की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर एक भी इलेक्ट्रॉन आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, 4 आ गए, 5 आ गए, 6 आ गए, 7 आ गए, 8 आ गए, अब ऊपर जाने के ये वहां जा सकता है, खाली जगह पड़ी है भी तो। डी में 9 भी आ गए तो भी नीचे का एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकता है, खाली पड़ी है भी तो। यानी डी में अगर 1 से 9 आ गए, डी में 1 और डी में ज्यादा से ज्यादा 9 हो तो इसमें DD संक्रमण नीचे से ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि नीचे इलेक्ट्रॉन होता है और ऊपर खाली जगह होती है। तो ऐसे जो आयन होंगे वो सारे रंग युक्त होंगे, यानी रंगीन होंगे वो सारे, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D1 से D9 होगा। लेकिन अगर 10वां इलेक्ट्रॉन भी आ गया तो अब यहां से यहां जाने के लिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन तो है जाने के लिए, लेकिन ऊपर खाली जगह ही नहीं है। तो अगर डी में 10 हो गए तो फिर वापस से उसका कोई रंग नहीं होगा और वो रंगहीन हो जाएगा। तो DD संक्रमण कब संभव है, DD संक्रमण संभव है अगर डी में कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन और ज्यादा से ज्यादा 9 इलेक्ट्रॉन हो, तो ही DD संक्रमण हो सकता है और वहां रंग आ सकता है। अगर D 0 है तो वो बिना रंग का होगा, डी में 10 इलेक्ट्रॉन है तो भी वो बिना रंग का होगा, वहां DD संक्रमण की संभावना ही नहीं होगी। T2G से EG में इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएंगे और कलर नहीं आ पाएगा। तो पहला जो कारण होता है कलर का वो होता है DD संक्रमण, DD ट्रांजिशन, T2G से EG में इलेक्ट्रॉनों का प्रमोशन, ठीक है। दूसरा,
बहुत बार ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा कि डी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है फिर भी कलर आ जाता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल ले लीजिए आप, तो KMnO4 को ले लो, K2Cr2O7 को ले लो, K2CrO4 को ले लो। इनमें क्या है, इनमें जो केंद्रीय परमाणु है Mn, इस Mn पर +7 ऑक्सीजन अंक है, क्रोमियम पर +6 है और इस क्रोमियम पर भी +6 है। Mn जब +7 में होता है तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेना, बहुत अच्छे से आपको आता है। और क्रोमियम जब +6 में होता है तो दोनों में ही D0 विन्यास है, और D0 विन्यास हो तो कोई कलर नहीं होना चाहिए। KMnO4, K2Cr2O7 और K2CrO4 का कोई कलर नहीं होना चाहिए, क्योंकि D0 है तो DD ट्रांजिशन नहीं हो सकता ना, और DD ट्रांजिशन नहीं हो सकता तो फिर उसका कोई कलर नहीं होना चाहिए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, पोटेशियम परमैंगनेट फेमस है, ये तो लाल दवा, इसका तो जो रंग है वो गहरा लाल यानी बैंगनी रंग है, ये तो बैंगनी रंग का, और गहरा जो पिंक कलर है, डार्क पिंक, उसका ये होगा। तो KMnO4 तो बैंगनी रंग का है, Mn +7 है, D0 है, D0 में कोई कलर नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें तो बहुत गहरा कलर है। K2Cr2O7 Cr+6 है, D0 है, कोई कलर नहीं होना चाहिए, लेकिन पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये ऑरेंज कलर, नारंगी रंग का एक क्रिस्टलीय ठोस यौगिक है। K2CrO4 पोटेशियम क्रोमेट, क्या बोलते हैं इसको, पोटेशियम क्रोमेट, प्लस है, इसमें भी D0 है, रंग नहीं होना चाहिए था लेकिन पीला रंग का होता है। तो यहां से एक टेंशन हमारी चालू हो गई कि हमने ये देखा कि D1 से 9 होता है तो फिर DD ट्रांजिशन होता है, और DD ट्रांजिशन होता है तो कलर आ जाता है। D में एक भी नहीं हो या D पूरा भर जाए तो कलर नहीं होना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कुछ यौगिक ऐसे हैं जिनमें D0 है फिर भी कलर है। और अब कलर क्यों है, इसका कारण कोई और ही है, फिर वो कारण क्या है वो समझ लो आप। KMnO4 का जो कलर है उसका कारण हम ये बता सकते हैं कि Mn पर कौन सा आवेश है, +7 आवेश है। और KMnO4 के 2 भाग हैं, कौन कौन से 2 भाग हैं, एक भाग तो है K+, इसका तो कलर में कोई योगदान नहीं है। दूसरा भाग है MnO4-, इसका कलर में योगदान है। अब MnO4- की संरचना देखो आप दो, MnO4 की माइनस की संरचना में आप देखोगे कि Mn के साथ 4 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। 4 ऑक्सीजन में से जो 3 ऑक्सीजन है वो तो डबल बॉन्ड से ऐसे जुड़े हुए, और एक जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन माइनस है, तो ऐसे ही MnO4- है। अब यहाँ क्या होता है वो समझिए आप तो, यहाँ होता ये है कि Mn पर बहुत सारा चार्ज आ जाता है। Mn+7 में, Mn+7 हो तो बहुत सा चार्ज इसके ऊपर है, इस चार्ज ज़्यादा होने से Mn स्थायी है, तो इस Mn को स्थायी करने के लिए इसके चार्ज को कम करना पड़ेगा। और इसके चार्ज को कम करने के लिए यहाँ से ये जो साइड वाली ऑक्सीजन है, इन ऑक्सीजन के पास जो चार्ज है यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इसके पास ट्रांसफर किए जाएंगे। तो यहाँ से क्या होता है, इसको तो बोलते हैं हम धातु, है ये धातु, और इसको बोलते हैं हम लिगेंड। साइड में जो ये काउंटराइन, इनको हम लिगेंड कह सकते हैं यहाँ पर अभी, और ये पूरा संकुल मानते हैं। तो हम ये मानेंगे कि इस लिगेंड ने क्या किया, अपना चार्ज इसको दे दिया, अपना नेगेटिव इसको दे दिया, नेगेटिव दे दिया तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई क्योंकि इसका पॉजिटिव कम हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, आवेश स्थानांतरित हो जाता है। इसमें जब प्लस आता है ना केंद्रीय धातु आयन पर, तो वहां पर आवेश का स्थानांतरण होता है, चार्ज का ट्रांसफर होता है। तो चार्ज ट्रांसफर होने के कारण ये कलर आता है। ये जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है ना, इसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और ये एनर्जी दृश्य प्रकाश को अवशोषित करके ले लेते हैं। चार्ज ट्रांसफर कहाँ से कहाँ हो रहा है, लिगेंड से मेटल की ओर। तो चार्ज का तो ले लेते हैं हम C, ट्रांसफर का ले लेते हैं T। चार्ज ट्रांसफर कहाँ से, फ्रॉम लिगेंड, तो लिगेंड का लिख देते हैं L, फ्रॉम लिगेंड टू मेटल, मेटल का लिख देते हैं M, तो CTLM। CTLM इसका मुख्य कारण है। KMnO4 हो, ऐसे K2Cr2O7 में प्लस है ना, तो इस प्लस को कम करने के लिए ये ऑक्साइड है ना, ये अपने चार्ज का ट्रांसफर करेगा, ये ऑक्साइड अपने चार्ज का ट्रांसफर करेगा। तो साइड में से जो लिगेंड है ये अपने चार्ज का ट्रांसफर कर रहे हैं, और चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं चार्ज को ट्रांसफर, लिगेंड कर रहा है, और किसको कर रहा है, मेटल को कर रहा है। तो इसको कह दिया जाता है चार्ज ट्रांसफर लिगेंड टू मेटल।
तो KMnO4, K2Cr2C1, K2CrO4, इन सब में जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है उसके कारण कलर आ रहा है। इनमें D0 विन्यास होते हुए भी कलर है, और उस कलर के पीछे का रीजन है आवेश का स्थानांतरण, चार्ज का ट्रांसफर, और चार्ज ट्रांसफर है लिगेंड टू मेटल। कहानी समझ में आ रही है ना, बिल्कुल लॉजिकल चीजें। हमने देखा 1 से 9 तो 100% कलर होगा, 0 है तो कलर नहीं होगा, कुछ अपवाद है मैंने बता दिया, उनमें चार्ज ट्रांसफर के कारण कलर है। ऐसे ही D10, कौन? D10 बिना कलर का होना चाहिए, लेकिन इसके भी आपको एक्सेप्शन बताता हूं। देखिए AgCl, सिल्वर के हैलाइडों का एग्जांपल लेता हूं, AgF, AgI और AgBr, ये वाली जो कंपाउंड है, इन कंपाउंड्स को देखिए आप एक बार। इन कंपाउंड्स में क्या हो रहा है, सब में Ag जो है ना वो Ag+1 में, यहाँ पर भी सिल्वर +1 में, यहाँ भी सिल्वर +1 में, यहाँ भी +1 में, और यहाँ भी सिल्वर कहाँ है, किस में है, +1 में। तो यहाँ पर सिल्वर +1 में ही गया। सिल्वर +1 में होता है तो Ag+1 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको आप देख लेना अच्छे से, वो आता है 4D10। D10 है तो इसमें डी संक्रमण तो हो नहीं सकता। रही बात चार्ज ट्रांसफर करने की, तो चार्ज कहाँ ट्रांसफर करोगे, +1 ही तो है, तो +1 कोई बहुत सारा चार्ज नहीं होता कि इसके लिए ट्रांसफर करने की जरूरत पड़े, इसलिए यहाँ चार्ज का ट्रांसफर भी नहीं होता। तो ये सारी कैसे होनी चाहिए, कलरलेस। वास्तव में AgF और AgI ये रंगहीन है, सफेद रंग के, श्वेत रंग के हैं, श्वेत रंग को रंगहीन माना जाता है, ठीक है ना, तो इनको श्वेत या रंगहीन कह सकते हैं। लेकिन AgBr हल्का पीला है, कैसा AgBr? AgBr हल्का पीला है, और AgI तो गहरा पीला है। इनमें ये पीलापन कहाँ से आया ये बताओ आप। तो इसके पीलेपन का कारण मैं बताता हूँ। एक्चुअली में सिल्वर के पास D10 कॉन्फ़िगरेशन आ गई, Ag+ के पास D10 एक छद्म अक्रिय गैस विन्यास है। छद्म अक्रिय गैस विन्यास होने पर ये जो धन आयन होता है इसकी दुर्वहन क्षमता उच्च होती है। ये जो विन्यास है ये छद्म अक्रिय गैस विन्यास है, ठीक है। D10 विन्यास जो होता है वो छद्म अक्रिय तो अष्टक वाले को बोलते हैं हम, जिसमें S2P6 होता है उसको बोलते हैं। ये आभासी अक्रिय है तो छद्म अक्रिय विन्यास है, और अगर किसी धन आयन का छद्म अक्रिय विन्यास है तो उसकी दुर्वहन क्षमता उच्च होती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और जब दुर्वहन क्षमता उच्च है, पोलराइजेशन पावर ज्यादा है, तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या होगा, दुर्वहन क्षमता उच्च होने पर यह धन आयन ऋण आयन को ध्रुवित करेगा, और धन आयन जब ऋण आयन को ध्रुवित कर देगा तो उस ध्रुवित करने की जो एनर्जी चाहिए वो दृश्य प्रकाश में से लेगा। तो इन दोनों केस में यहां पे क्या है, दुर्वहन से सहसंयोजी गुण आ गए। कौन से गुण आ गए, दुर्वहन से सहसंयोजी गुण आ गए। और दुर्वहन से सहसंयोजी गुण जब आ जाते हैं, दुर्वहन से सहसंयोजी गुण आ गए, और दुर्वहन से जब सहसंयोजी गुण आ जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में उस दुर्वहन से कलर भी आ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप यह रंगीन है। जितना ज्यादा दुर्वहन होगा, जैसे ब्रोमाइड का कम दुर्वहन कर पाते हैं, आयोडाइड का ज्यादा हो जाता है, फ्लोराइड और क्लोराइड का तो बहुत कम होता है, तो इनका दुर्वहन कम हो पाता है, तो वहां से कोई रंग नहीं आता। जैसे जैसे दुर्वहन की मात्रा बढ़ती जाती है तो कलर और गहरा होता जाता है। तो AgBr और AgI में ज्यादा गहरा कौन हो गया, AgI हो गया। ऐसे कैडमियम आयोडाइड पीले रंग का है, उसके पीछे भी यही रीजन होगा, CD2 पीला है ना, तो CD+2 का वही रीजन आप दे सकते हो। तो ये कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि D1 से 9 तक कलरफुल होते हैं, 0 वाले 10 वाले कलरलेस होते हैं, 10 वाले कुछ कलर वाले भी हैं, तो उसका कारण दुर्वहन है। जैसे सिल्वर के यौगिक, कैडमियम के यौगिक, ये अगर कलरफुल है तो उसके पीछे दुर्वहन रीजन है, और 0 वाले कलरलेस है तो वहां पर चार्ज ट्रांसफर का कारण है। समझ में आ रही है। ऐसे एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे हमारे पास ZNO है, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड में जिंक जो होता है वो +2 है, और जिंक +2 है तो D10 है, और D10 है तो ऐसी कंडीशन में इसमें DD संक्रमण होगा नहीं, तो ये श्वेत रंग का होगा। तो वास्तव में ये श्वेत रंग का ही होता है। लेकिन जैसे आप ZNO को गर्म करते हो, क्या करते हो आप, ZNO को गर्म करते हो, तो हीटिंग करने पर क्या होगा, इसमें ये जो O- ZNO में 2 भाग है, एक तो है Zn+2 और एक है O-2। ZNO के क्रिस्टल में ये 2 भाग थे। जैसे ही गर्म करोगे Zn+2 जो पड़ा था, ये Zn+2 उस जालक के अंतराकाशी स्थल में चला जाएगा,
Zn+2 कहाँ चला जाएगा, अंतराकाशीय स्थल में, ठीक है। और ये जो ऑक्साइड था, इस ऑक्साइड में गर्म करने से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे, इस ऑक्साइड के इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे दो इलेक्ट्रॉन निकलने पर ये तो आधी ऑक्सीजन बन करके ये तो बाहर चली जाएगी, और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो भी अंतराकाशीय स्थल में चला जाएंगे। और अगर ये अंतराकाशीय स्थल में चले गए तो फिर ऊर्जा का अवशोषण करके और उत्तेजित होते रहेंगे और कलर उत्पन्न कर देंगे। ये इलेक्ट्रॉन भी अंतराकाशीय स्थल में चले गए और वहां पर इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के उत्तेजन होने से वहां पर पीला रंग आ गया। तो जो ZnO श्वेत रंग का था वो गर्म करने पर किस रंग का हो गया, पीला रंग। और ये पीला रंग क्यों आया उसका कारण आपको पता है। अब वो आपका जो क्रिस्टल है वो क्रिस्टल त्रुटि रहित नहीं त्रुटि युक्त हो गया। तो आप ठोस में पढ़ोगे त्रुटियां, तो कई जगह त्रुटि के कारण भी कलर आ जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो कलर क्यों आता है उसका रीजन आपने देखा। कलर के लिए जरूरी है D1 से क्या होना चाहिए, वो D9। अब आपके एनसीईआरटी बुक में कुछ 3D सीरीज जो है उसके कुछ आयनों के स्पेशल कलर दे रखे हैं। वो कौन कौन सी स्पेशल कलर है, एक बार हम उन स्पेशल कलर को भी याद रखना पड़ेगा क्योंकि एक टेबल में दिया हुआ है। कई बार ऐसा फैक्ट का क्वेश्चन आ जाता है तो उस फैक्ट के क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए हमें करना पड़ेगा। जैसे स्कैंडियम का Sc+3 में स्कैंडियम D10 विन्यास में और D0 विन्यास में। अरे Sc+3 जो होगा उसके पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा और D0 विन्यास है तो फिर ये कैसा होगा, रंगहीन होगा, कोई दिक्कत नहीं। स्कैंडियम के बाद में टाइटेनियम के आयन देखो आप, टाइटेनियम के 2 आयन दिए हुए हैं, एक तो है टाइटेनियम+3 और एक दिया हुआ है टाइटेनियम+4। टाइटेनियम+3 देखिए आप, टाइटेनियम+3 में D में 1 इलेक्ट्रॉन है और +4 में तो D में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। D में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसका कलर तो नील लोहित उसमें बताया हुआ है, आपको याद रखना पड़ेगा, नील लोहित। ओके, ब्राउनिश कलर लिए हुए, नीलेपन, नीला जो रंग उसमें थोड़ा सा ब्राउनिश कलर आ गया लोहे का जैसा। और D0 का मतलब ये फिर रंगहीन हो जाएगा तो अच्छी चीज है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि Ti+4 कैसा होगा तो वो रंगहीन होगा, Ti+3 कैसा है तो वो नील लोहित होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें DD ट्रांजिशन होगा। किसके कारण, DD संक्रमण के कारण। इनमें DD संक्रमण हमें बताना है। टाइटेनियम के बाद में कुछ आयन दिए हुए हैं वेनेडियम के, आप तो 1 बाय 1 उनको देखिए। वेनेडियम का +2 में भी दिया हुआ है, वेनेडियम का +3 में भी दिया हुआ है और वेनेडियम का +4 में भी दिया हुआ है। अगर वेनेडियम का +2 में बात करोगे तो वो D3 विन्यास रहेगा, अगर +3 में बात करोगे तो D2 रहेगा और +4 में बात करोगे तो ये D1 होगा। वेनेडियम के 3 आयन दे रखे हैं उसमें। अब तीनों में ही कलर आएगा क्योंकि D0 की सीमी नहीं है। कौन सा कलर आएगा वो आप देख लीजिए, तो इसको आप याद रख लीजिए, ये बैंगनी है। ओके, ये हरा है। V+3 जलीय विलयन में, किसमें, जलीय विलयन में। जल लिगेंड का काम करता हो तो जब जल में ये जलयोजित हो जाते हैं तब की बात है। जलयोजित आयनों का कलर बता रहा हूं मैं ये। और V+ ये नीले रंग का है। तो वेनेडियम की तीनों आयनों का रंग आप अच्छे से ध्यान रखें और सीक्वेंस +2 3 4 वाले हैं तो ये आप बैंगनी हरा नीला है, इसको एक ट्रिक बना करके बहन से याद कर ले आप, बैंगनी हरा और नीला। तो ये वेनेडियम के 3 आयनों के कलर है। अभी आगे भी हमें फायदा करेगा, कैसे फायदा करेगा वो आप देखिए। वेनेडियम के बाद में अगला तत्व तो कौन सा आएगा, मैग्नीज। मैग्नीज के 2 आयन दे रखे हैं, मैग्नीज का एक आयन दे रखा है Mn+2 और एक आयन दे रखा है Mn+3। ठीक है, तो अब इनमें तो दोनों में देखो, Mn+2 तो D5 कलर, D5, और Mn+3 जो है वो कैसा है, सॉरी मैग्नीज नहीं, कल क्रोमियम आएगा। तो क्रोमियम के हमें 2 आयन दिए हुए हैं, एक तो Cr+2 दिया हुआ और एक कौन सा दिया हुआ है, Cr+3 दिया हुआ है। Cr+2 का कलर कैसा होगा और Cr+3 का कलर कैसा होगा, तो इसके जो तीनों थे बैंगनी हरा नीला। अब +2 का कलर कैसा आएगा, इसका उल्टा कर दो, नीला, बीच वाले को हटा दो और बॉर्डर वाले उल्टा करके लिख दो। Cr+2 का कलर तो आएगा नीला, Cr+2 किसका होगा, नीला, और Cr+3 किस रंग का हो जाएगा, Cr+3 बैंगनी रंग का हो जाएगा। तो Cr+2 नीला और Cr+3 बैंगनी रंग के। वेनेडियम के 3 आयन, क्रोमियम के 2 आयन दे रखे, क्रोमियम के +2+3 दे रखे, आगे के सभी के +2+3 दे रखे। अब ये एक बड़ा रोचक जो विषय, रोचक जो बिंदु है मैं उसकी बात करता हूँ। Cr+3 बैंगनी रंग का है, ये मैं यहाँ बता रहा हूँ, जबकि आगे जब हम बातें करेंगे तो ये भी कहूंगा कि Cr+3 हरे रंग का होता है।
पी ब्लॉक में खूब बातें करेंगे। डी ब्लॉक में पोटेशियम डाइक्रोमेट जब ऑक्सीकारक का काम करेगा और Cr+3 बदलेगा तो कहेंगे कि वो हरे रंग का हो रहा है। तो ये बैंगनी रंग का, ये हरे रंग का, इसको आप कैसे क्लियर करोगे? तो इसकी मैं थोड़ी चर्चा कर लेता हूं आपके साथ। Cr+3 बैंगनी भी हो सकता है, हरा भी हो सकता है। Cr+3 बैंगनी कब होगा? जब जलीय विलयन में Cr+3 का पूर्ण जलीय योजन हो जाएगा, यानी 6 के 6 अगर जल के अणु ही वहां होंगे, पूर्ण जलीय योजन, अगर क्रोमियम के +3 का पूर्ण जलीय योजन हो रहा है तो ऐसी स्थिति में ये किस कलर का रहने वाला है? इस स्थिति में ये पर्पल कलर का होने वाला है। कैसे कलर का? ये पर्पल कलर का होगा। बैंगनी रंग का कब होगा? जब इसका पूर्ण जलीय योजन हो जाए। और अगर पूर्ण जलीय योजन नहीं हो, जैसे 6 लिगेंड आने थे, 6 लिगेंड में से 3 ही लिगेंड आए सपोज, और 3 इसके पास ही है, ओके, तो इसमें क्या हुआ? एक मिश्रित संकुल बन गया। और अगर मिश्रित संकुल बन गया ना, तो फिर ऐसी स्थिति में इसका रंग कैसा आएगा? इसका रंग आएगा हरा, ये हरे रंग का होगा। कुल मिलाकर के कहानी क्या होती है? अगर पानी में Cr+3 जस्ट बना ही है, थोड़ा सा ही बना, मतलब बनी हुई ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो फिर उसमें थोड़े से जल के अणु ही जो है वो लिगेंड का काम कर पाएंगे। थोड़ा सा ही उसमें हाइड्रेशन होगा, और थोड़ा सा हाइड्रेशन होगा तो फिर उसका कलर आएगा हरा। एक जल का अणु 2 3 ऐसे ही जुड़ेंगे। लंबे समय तक आप उसको छोड़ दोगे तो उसका पूर्ण जल योजन हो जाएगा, और हरा रंग किस में बदल जाएगा? बैंगनी रंग में बदल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये कहीं आप विरोधाभास उत्पन्न हो, आपके डाउट्स आए। मैं उस सारी डाउट्स को यहीं पे क्लियर कर लेता हूँ। ये बैंगनी रंग का आपके एनसीईआरटी में डी ब्लॉक में जो टेबल बनी हुई है उसके अंदर बैंगनी रंग का दिया हुआ है। तो आप बैंगनी रंग कब, अगर आपसे पूछा जाता है जलयोजित Cr+3 इनका रंग क्या होगा, निश्चित रूप से हमारा आंसर बैंगनी होगा, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट किसी पदार्थ से क्रिया कर रहा है और पोटेशियम डाइक्रोमेट अपचयित होकर के और Cr+3 बना रहा है, बताओ Cr+3 का रंग कैसा होगा? तो रिएक्शन में बना है, अब ये भी तो बना है, वो उसका पूर्ण जलीय योजन हम क्यों मानेंगे? और फिर उसका रंग हम क्या दे देंगे? उसका हम हरा दे देंगे। या क्रोमियम अवक्षेपित हो गया, अगर क्रोमियम अवक्षेपित हो रहा है CrOH का होल थ्राइस, हाइड्रोक्साइड बहुत कम घुलता है क्रोमियम का, तो फिर ये हरे रंग का होगा। कौन से रंग का होगा? ये हरे रंग का होगा। क्रोमियम का ऑक्साइड होगा वो हरे रंग का होगा। +3 में जो इसके ठोस बनेंगे वो सारे ग्रीन ही होंगे। तो ऐसे हमें किसका ध्यान रखना था? इसके कलर का भी ध्यान रखना था, ठीक है। क्रोमियम के दोनों, वेनेडियम के बेन से याद रख लिए, +2 3 4 के बैंगनी हरा नीला है, और क्रोमियम के वेनेडियम के जस्ट आगे क्रोमियम आएगा तो नीला बैंगनी कर दो उल्टा, +2 का नीला और +3 का क्या आ जाएगा? बैंगनी आ जाएगा, ओके। अब उसके बाद में मैं एमएन की बात करता हूं, ठीक है। 5वें नंबर पर एमएन के भी 2 आयन आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। एक Mn+2 का कलर दिया हुआ और एक इसका Mn+3 का दिया हुआ है, ठीक है। Mn+2 जो है वो रंगहीन है। कैसा है? Mn D5 विन्यास है Mn+2 का। कैसा विन्यास है Mn+2 का? D5। D5 के बाद भी रंगहीन या बिल्कुल हल्का गुलाबी, लाइट पिंक कलर है। आपकी बुक में ये गुलाबी दिया हुआ है, ठीक है, तो आप उसको ध्यान रख लीजिए। जब भी ये रिएक्शन में बनेगा, कोई रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, KMnO4 अपचयित होता है तो Mn+2 बढ़ाता है। आगे मैं बताऊंगा KMnO4 में, तो वहां जैसे Mn+2 बनेगा मैं बताऊंगा विलयन रंगहीन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही बनेगा, बनते ही बहुत हल्का पीला रहेगा, तो वो हल्का पीला दिखेगा नहीं, इतना हल्का रहेगा कि हम उसे रंगहीन मान लेंगे, तो वो रंगहीन होता है। बाकी एक्चुअल वो गुलाबी रंग का है, बहुत ही हल्की गुलाबी रंग का है Mn+2, ठीक है। और जो Mn+3 है वो थोड़ा इससे डार्क हो जाएगा और बैंगनी हो जाएगा। तो ये गुलाबी रंग का हो गया और इस रंग का हो गया बैंगनी रंग का हो गया। ये Mn के जो दोनों आयन है उनके कलर हमें पता होना बहुत जरूरी था, ठीक है। और 6वें नंबर पर आयरन के दोनों आयन हमारे को दे रखे हैं। एक Fe+2 दे रखा है और एक Fe+3 दे रखा है। Fe+2 देखिएगा, इसमें D6 होता है और Fe+3 में D5 होता है। D6 Fe+2 का रंग कैसा होगा? तो इसको आप हर एक से याद कर लो। किससे याद कर लो? इसको हम हर एक से याद कर लेते हैं, ठीक है। देखिए FeSO4 जो होता है, इस FeSO4.7H2O इसको ग्रीन विट्रोल हर आकसी से बोला जाता है। फेरस सल्फेट ग्रीन विट्रोल बोलते हैं। तो फेरस आयन जो होते हैं वो हरा रंग का होता है। किस रंग का होगा? ये हरा रंग का होगा। और जो फेरिक आयन होते हैं वो पीले रंग के होते हैं, पीलापन लिए भी होते हैं। तो फेरस और फेरिक का, जलयोजित फेरस और फेरिक के कलर हमें पता होनी चाहिए। ये हरे रंग का और ये किस रंग का है? पीले रंग का। फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन को कुछ समय तक पड़ा छोड़ देते हैं तो वो
धुंधला हो जाता है, हल्का सा पीलापन आ जाता है, क्योंकि फेरस किस में बदल जाता है, वहाँ फेरिक में। ये रेफरेंस है, इनके थ्रू आप उसको परमानेंट भी याद रख सकते हो। 7th पर हम बात करते हैं फेरस के बाद में जो नेक्स्ट आएगा आयरन के बाद कोबाल्ट। CO+2 हो या CO+3, इन दोनों का एक ही कलर है। इसका कलर होता है नीला गुलाबी। गुलाबी मन का प्राप्त होती है कोबाल्ट के परीक्षण में, जब आप प्रैक्टिकल करते हो रेडिकल एनालिसिस, तो यहाँ से नीले गुलाबी रंग का कोबाल्ट हमें मिलता रहता है। 8वें नंबर पर है निकिल का एक ही आयन है जो फेमस है Na+2, और ये जो Na+2 है ये फेरस आयन की तरह ही हरा होता है। निकिल का जो कॉम्प्लेक्स बनेगा जलयोजित आयनों के रंग बता रहा हूं मैं। Cu+2 जब जलयोजित हो जाता है तो ये भी नीला हो जाता है, नीला थोता, समझ में आ रहे हो। और अगर Zn+2 हो, जिंक का कोई आयन हो, तो वो तो D10 के कारण कैसा हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। तो ये कुछ कलर भी थे जो आपकी किस में दिए हुए थे, एनसीईआरटी बुक में दिए हुए थे। कलर भी अगर हाइड्रेटेड किसी आयन का पूछा जाता है तो हम हाइड्रेटेड आयन का कलर भी बता सकते हैं। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो पॉइंट डिस्कस करते हैं इसके अंदर डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कलर के बाद में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय गुण के बारे में हम बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक का एलिमेंट या उसका आयन या उसके जो यौगिक वो किस प्रकार का चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। सामान्यतः ये देखा गया है कि अधिकांश डी ब्लॉक के यौगिक या उसके जो आयन है वो अनुचुंबकीय होते हैं। तो पहले तो हम ये बात करते हैं कि पदार्थों में ये चुंबकीय गुण आता कैसे उत्पन्न होता है, उसके बारे में चर्चा करें। देखिए, हर पदार्थ छोटे छोटे कणों यानी परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है। परमाणु में नाभिक है, धनावेशित नाभिक होता है, और बाहर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं। ये नाभिक के चारों जब चक्कर लगाते हैं तो ये जो कक्ष में गति होती है उसकी, इस कोश में जो गति होती है, इस गति को कक्षीय गति कहा जाता है। कौन सी गति कहते हैं, कक्षीय गति। और मैं आपको बता दूं कि ये जो ऋणावेशित छोटा सा कण है इलेक्ट्रॉन, ये खुद एक छोटी चुंबक की तरह व्यवहार करता है। तो जब ये इस कक्षा में गति कर रहा है तो कक्षा में गति करते समय एक छोटी चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, और छोटी चुंबक की तरह व्यवहार करेगा तो अपने एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर लेगा, और उसके कारण एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। तो इस कक्षीय गति के कारण एक आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है जिसे कक्षीय आघूर्ण कहा जाता है। कौन सा आघूर्ण बोलते हैं, कक्षीय आघूर्ण बोलते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगाते समय जो कक्षीय गति करेगा उससे जो आघूर्ण उत्पन्न होगा उसे हम कक्षीय आघूर्ण कहेंगे, और इसे म्यू एल से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे, म्यू एल से प्रदर्शित करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने के साथ अपनी ही अक्ष पर भी चक्कर लगाता रहता है, और अपनी अक्ष पर जब चक्कर लगाता है तो ये जो गति होती है इस गति को कहा जाता है चक्रण गति। कौन सी गति होती है ये चक्रण गति होती है। और चक्रण गति से भी एक अलग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसका अपना एक चुंबकीय आघूर्ण होता है, और ये जो चुंबकीय आघूर्ण होता है उसको चक्रण आघूर्ण, कौन सा आघूर्ण कहते हैं हम, ये चक्रण आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, और इस चक्रण आघूर्ण को प्रदर्शित किया जाता है म्यू स्पिन यानी एल से। तो कुल मिलाकर के किसी भी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन दो प्रकार के जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करता है, एक कक्षीय गति के कारण कक्षीय आघूर्ण और एक चक्रण गति के कारण चक्रण आघूर्ण। तो इसका जो कुल आघूर्ण होता है म्यू, वो इन दोनों आघूर्ण के योग के बराबर होता है। किसी भी परमाणु के लिए ये बात लागू होगी, हर परमाणु में। अब जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के जो एलिमेंट है उनकी मैं बात करूं, और डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है उनकी मैं बात करूं, तो इन तीनों ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनके जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में होते हैं, तो सतह पर रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं वो, सतह पर रहते हैं। और ये यहाँ सतह पर रहने पर बाहरी वातावरण के संपर्क में आते हैं। ये कोई भी आयन है या ये जो इलेक्ट्रॉन है जो बाह्यतम कोश में घूम रहा है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, ये बाहरी वातावरण के कांटेक्ट में आएगा, संपर्क में आएगा। और बाहरी वातावरण के संपर्क में आने से इसका जो कक्षीय आघूर्ण है ये कक्षीय आघूर्ण निरस्त हो जाता है, समित हो जाता है, दब जाता है। समझ में आ गई कहानी। तो ये जो कक्षीय आघूर्ण है
ये क्वेंच हो जाएगा, समित हो जाएगा। और जब ये समित हो जाएगा कौन, कक्षीय आघूर्ण, तो इसका योगदान कुल आघूर्ण में लगभग 0 हो जाएगा। तो वास्तव में किसी भी परमाणु का कुल आघूर्ण उसके चक्रण आघूर्ण के कारण होगा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में। उसका कारण मैंने आपको बताया कि इनके ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा था, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सतह पर रहता है। कहां पर है, सतह पर है, बाह्यतम कोश में है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में बाह्यतम कोश में होता ही है, डी ब्लॉक में बाह्यतम कोश के एक अंदर होता है डी उपकोश, n-1 डी में होता है, तो वो भी लगभग सतह पर ही माना जाता है। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सतह पर है जो बाहरी वातावरण से प्रभावित होगा, और बाहरी वातावरण से प्रभावित होने से उसका कक्षीय आघूर्ण समित हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा, इसलिए कुल आघूर्ण केवल चक्रण आघूर्ण के बराबर होगा। समझ में आ गई कहानी। तो अब म्यू कैलकुलेट होगा सिर्फ और सिर्फ किससे, उसके चक्रण आघूर्ण से। और चक्रण आघूर्ण को ज्ञात करने का जो सूत्र है वो सूत्र है √n+2, ये फॉर्मूला है। और इसकी जो इकाई है वो है बोर मैग्नेटॉन। क्या है इसकी इकाई, बोर मैग्नेटॉन। इस चुंबकीय आघूर्ण की जो कुल चुंबकीय आघूर्ण चक्रण आघूर्ण से ही निकलेगा, कक्षीय आघूर्ण तो 0 हो जाता है। और चक्रण आघूर्ण को ज्ञात करने का जो सूत्र है जिसे चक्रण मात्र सूत्र बोलते हैं, ये कौन सा सूत्र है, ये स्पिन ओनली फॉर्मूला है, इसमें केवल चक्रण की से गणना होती है। तो ये जो चक्रण मात्र सूत्र है, इस चक्रण मात्र सूत्र से हम क्या कर लेंगे, उसके चक्रण आघूर्ण की गणना कर लेंगे। √n+2bm, ये इसकी इकाई है बोर मैग्नेटॉन। bm क्या है, थोड़ा डिटेल देखिए यहाँ पे। bm को बोलते हैं हम बोर मैग्नेटॉन। ओके, ये तो बोर मैग्नेटॉन है। और एक बोर मैग्नेटॉन जो होता है ये कितने के बराबर होता है वो आप देख लीजिए, ये EH/4πmc इसके इक्वल होता है। एक बोर मैग्नेटॉन किसके इक्वल होता है, EH/4πmc के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये तो एक बोर मैग्नेटॉन के इक्वल हो गया। अब चक्रण मात्र सूत्र से अगर मेरे को जो आघूर्ण है, चुंबकीय आघूर्ण है वो निकालना है, तो ये सूत्र काम में लेना होगा। इस सूत्र में n क्या है, n यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अगर आपके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पता हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको पता हो, तो n का मान यहाँ रख दीजिए। अगर आप n का मान यहाँ रख दोगे तो म्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मान लो किसी आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D0 है। क्या है, D0। तो D0 में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये D में 5 कक्षक होते हैं हमें पता है, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो n की वैल्यू 0, और n की वैल्यू 0 हो गई तो म्यू का मान क्या आ जाएगा, म्यू √n। n क्या हो गया, 0, 0+2, तो क्या हो गया, n+2 होता है ना, तो इसका मतलब क्या आ गया, 0 बोर मैग्नेटॉन। चुंबकीय आघूर्ण 0 होता है अगर D0 विन्यास हो तो। अगर D1 विन्यास हो तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो n का मान 1 होगा, और n का मान 1 होगा तो म्यू का मान हम कितना निकाल लेंगे, √1+2 कितना हो गया, 2 और 1 3, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, यानी √3, और √3 जो है वो लगभग 1.73 बोर मैग्नेटॉन के इक्वल आ जाएगा। समझ में आ गई कहानी। अगर D का मान कितना हो जाए, D2 विन्यास हमारे पास हो, तो D2 विन्यास में एक और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। एक और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गया तो n का मान 2 हो जाएगा। n का मान अगर 2 हो गया तो म्यू √2, फिर यहाँ 2+2 हो जाएगा, तो 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, यानी ये आ जाएगा √8 बोर मैग्नेटॉन, जो लगभग कितने के बराबर होगा, अगर 9 होता तो 3 हो जाता, तो 3 से थोड़ा सा कम होगा। ये हमारे पास 2.87 बोर मैग्नेटॉन के इक्वल चलता रहेगा। ठीक है, ऐसे हम और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपके पास D3 कॉन्फ़िगरेशन है किसी भी आयन का, तो 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उसके पास होंगे। 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो n की वैल्यू 3 आ जाएगी। n की वैल्यू 3 आ गई तो म्यू √3, देन
3 + 2, 3 और 2 5, 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15, यानी √15 अगर आ रहा है, √15 का मतलब अगर 16 होता तो 4 हो जाता, तो 4 से थोड़ा सा कम होगा, 3.9 में अप्रोक्स लिख देता हूँ, अप्रोक्स ये 3.9 बोर मैग्नेटॉन के इक्वल हो जाएगा। अगर D4 कॉन्फ़िगरेशन हो तो एक और युग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, एक और युग्मित इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब n का मान 4, n का मान 4 हो गया तो म्यू √4 + 2, 4 और 2 6, 6 को 4 से गुणा करेंगे हम, ठीक है, तो ये आ जाएगा √24, और √24 हमारे पास आ गया, तो इसका मतलब 25 होता तो 5 आता, तो 5 से थोड़ा सा कम होगा, 4.9 के आसपास ये आंसर हमारा आने वाला है, 4.9 बोर मैग्नेटॉन होगा, ठीक है। लास्ट नेक्स्ट क्या होगा, डी में 5 भी तो हो सकते हैं, D5 कॉन्फ़िगरेशन हुआ तो n की वैल्यू 5 आनी है, वहाँ n की वैल्यू 5 आनी है, तो फिर हम यहाँ क्या कर देंगे, म्यू √5 एंड 5 + 2, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 5 और 2 7, 7 को 5 से गुणा करेंगे 35, अगर 36 होता तो 6 होता, यानी 6 से थोड़ा सा कम होगा, 5.9 बोर मैग्नेटॉन होगा, ओके। D5 कॉन्फ़िगरेशन है तो ये आएगा। तो चुंबकीय आघूर्ण बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है। फिर अगर D6 विन्यास हुआ तो D6 हुआ तो अब ये जोड़ा बढ़ना चालू हो जाएगा और वापस से 4 युग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी वो D4 के जितना ही रखेगा। D6 और D4 जो कॉन्फ़िगरेशन है उनमें समान चुंबकीय आघूर्ण आएगा, ठीक है। D7 में क्या होगा, एक और युग्मित इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, यानी D7 और D3 इन दोनों का जो चुंबकीय आघूर्ण है वो एक जैसा होगा, ठीक है, D7 और D3 का। ऐसे ही अगर एक और युग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो वो एक और इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो एक युग्मित इलेक्ट्रॉन और कम हो जाएगा, तो D8 और D2 का एक जैसा होगा। एक और आ गया तब एक युग्मित इलेक्ट्रॉन और कम हो गया तो D9 और D1 का एक जैसा होगा, और एक और आ गया तो अब एक भी युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका मतलब D10 और D0 का एक जैसा होगा। तो सबसे ज्यादा चुंबकीय आघूर्ण आता है वो 5.9 बोर मैग्नेटॉन आता है D ब्लॉक के किसी भी एलिमेंट के लिए, और वो तब आता है जब 5 युग्मित इलेक्ट्रॉन हो, यानी D5 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। बाकी 6-4 का, 7-3 का, 8-2 का, 9-1 का और 0-10 का इनका एक जैसा आएगा, और ये होगा। एग्जाम में अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे देते हैं और चुंबकीय आघूर्ण पूछते हैं तो हम बता देंगे। उल्टा भी किया जा सकता है, आपसे चुंबकीय आघूर्ण ये देकर के और फिर युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ ली जाए तो 5.9 देते हैं तो 5 युग्मित इलेक्ट्रॉन है, 4 पॉइंट कुछ देते हैं तो 4 है, 3 पॉइंट कुछ है तो 3 है, 2 पॉइंट कुछ है तो 2 है, एंड 1 पॉइंट कुछ है तो 1 है, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो ये सारी कहानी क्लियर होगी। अब हम आगे चलते हैं। यहां से हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों चक्कर लगाएगा तो कक्षीय गति से आघूर्ण उत्पन्न होगा, वो तो जो है वो खत्म कर दिया जाएगा वातावरण में जो और बाहरी कारक है उनसे, लेकिन चक्रण गति से जो आघूर्ण उत्पन्न होगा उसका मान जरूर रहेगा और वही कुल चुंबकीय आघूर्ण होगा। मान लो यहाँ इस कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन था, वो यहाँ चक्रण गति कर रहा था, और वो जो चक्रण गति कर रहा था उससे चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो गया। उस चुंबकीय आघूर्ण का मान आ गया 2 बोर मैग्नेटॉन, और उसकी चुंबकीय आघूर्ण तो सदिश राशि है तो उसकी डायरेक्शन आ गई अपवर्ड मान लो। अब अगर इसी कक्षक में एक और इलेक्ट्रॉन रहता, यहीं पे एक और इलेक्ट्रॉन रहता, तो हमें पता है वो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उस दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए चक्रण है इसका जस्ट उल्टा होता, और जस्ट उल्टा होता तो यहां जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता उसका मान तो उतना ही रहता लेकिन उसकी दिशा उल्टी आती। तो अगर एक ही कक्षक में 2-2 इलेक्ट्रॉन रहने लग गए तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन समान चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करेंगे लेकिन दिशा उनकी उल्टी हो जाएगी। दोनों चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, और उल्टी हो जाएगी तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, इसलिए कुल चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, 0। यानी अगर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो गया, ध्यान दीजिए इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो गया तो फिर म्यू का मान उन दोनों इलेक्ट्रॉनों का जो योग आने वाला है, इलेक्ट्रॉनों के चुंबकीय आघूर्ण का जो योग आने वाला है वो 0 आएगा। वो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, ठीक है। तो ये चुंबकीय आघूर्ण के उत्पन्न होने के कारण है। अब जो भी पदार्थ है उसमें चुंबकीय जो गुण है वो किस प्रकार का है, अगर उसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन हुए तो कोई चुंबकीय गुण नहीं होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हुए तो फिर उसमें कुछ चुंबकीय आघूर्ण होगा।
तो इस आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के हो सकते हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के हो सकते हैं, उनमें से सिंपल पहले ऐसे पदार्थ हो सकते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ हमें देखने को मिल सकते हैं जो प्रतिचुंबकीय हो। कैसे हो? प्रतिचुंबकीय। अब प्रश्न उठता है ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ हैं, ध्यान से सुनिएगा, जिस पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के मध्य रख दे। ये एक चुंबक है जिसका नॉर्थ पोल है, ये एक चुंबक है जिसका साउथ पोल है, ठीक है, और उसके बीच में एक चुंबकीय पदार्थ को रख देता हूं, किसी पदार्थ को रख देता हूं, सॉरी। जैसे आप इसको ला करके किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हो, तो अगर इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में यह पदार्थ प्रतिकर्षित होता हो, क्या हो रहा है? यह पदार्थ प्रतिकर्षित हो रहा है, तो ऐसे पदार्थ को प्रतिचुंबकीय कहते हैं। डेफिनेशन क्या हो गई? ये पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में प्रतिकर्षित होता है। प्रतिकर्षित क्यों होता है उसका कारण समझिए। होता क्या है, यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र था, यहाँ इस चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं थी, मान लो नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल में वो जा रही है, एक पोल से दूसरे पोल में वो जाती है। तो पहले वो नॉर्मली ऐसे स्ट्रेट लाइन से जा रही थी, लेकिन जैसे आप बाह्य ये इस पदार्थ को ला करके यहाँ रखते हो, तो ये चुंबकीय बल रेखाएं इस पदार्थ को पसंद नहीं करती और ऐसे जाती हुई है, फिर इसके साइड में से घूम करके और फिर यहाँ चली जाएगी। इसका मतलब क्या है कि चुंबकीय बल रेखाएं इस पदार्थ के अंदर से प्रवेश करना नहीं चाहती, इस पदार्थ को वो पसंद नहीं करती, तो वो प्रतिकर्षित करती है। इसमें से कम चुंबकीय बल रेखाएं प्रवेशित करके फिर जाएगी, न्यूनतम बल रेखाएं इसमें से प्रवेशित करेगी। ये जो चुंबकीय बल रेखाएं जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ये इस पदार्थ को पसंद नहीं करेगी और इसमें से कम गुजर करके जाएगी। इससे क्या होगा? ये पदार्थ इससे बाहर जाएगा, प्रतिकर्षित होगा। ये समझ में आ गई कहानी? तो जो पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होते हैं वो प्रतिचुंबकीय होते हैं, इनमें से न्यूनतम चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती है। अब कारण ढूंढते हैं हम कि ये जो पदार्थ है ये इस चुंबक को, इस एरिया को पसंद क्यों नहीं है। उसका कारण क्या है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था, इस इलेक्ट्रॉन ने दो प्रकार की गति की थी। कौन सी गति? यहाँ जो इलेक्ट्रॉन थे उनकी कौन सी गति थी? एक तो थी कक्षीय गति थी यहाँ के इलेक्ट्रॉनों की, और एक कैसी गति थी? चक्रण गति। अब हुआ क्या कि यहाँ जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो सारे के सारे कैसे थे? यहाँ पर युग्मित इलेक्ट्रॉन थे। इस पदार्थ में सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? युग्मित इलेक्ट्रॉन है। और अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो फिर इनका चक्रण गति से जो चक्रण आघूर्ण उत्पन्न हो रहा था, ये चक्रण आघूर्ण ये एक दूसरे से क्या हो जाएगा? निरस्त हो जाएगा। और निरस्त हो जाएगा तो इसमें कोई चुंबकीय गुण नहीं बचेगा। ध्यान दीजिए, जब किसी पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो चक्रण गति कर रहे होते हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉन अगर युग्मित हो जाते हैं तो उसका चक्रण आघूर्ण निरस्त हो जाएगा। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जब ऊपर की दिशा में कोई चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करेगा तो उसका दूसरा उसका उल्टा करेगा और दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त। लेकिन इनकी जो कक्षीय गति वैसे तो निरस्त हो जाती है, इसके सामने इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन जब ये पूरा ही निरस्त हो जाता है, ये बिल्कुल भी नहीं रहता, तो फिर कक्षीय गति थोड़ा बहुत प्रभाव दर्शाएगी। और ये कक्षीय गति क्या करेगी? थोड़ा सा कक्षीय आघूर्ण उत्पन्न करेगी, थोड़ा सा, ज्यादा तो नहीं होगा, इससे थोड़ा सा कक्षीय आघूर्ण उत्पन्न करेगी। और ये जो कक्षीय आघूर्ण है इसकी दिशा इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से विपरीत होगी। ये जो कक्षीय आघूर्ण है, ये कक्षीय आघूर्ण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, ये जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत संरेखित होगा। इसके विपरीत होगा, इसके विपरीत होगा तो फिर ये एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे और ये बाहर की ओर जाने की कोशिश करेगा। इससे पदार्थ क्या हो जाएगा? प्रतिचुंबकीय। तो जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किसी पदार्थ को रखा जाए तो वो प्रतिकर्षित होता है। इस गुण को प्रतिचुंबकत्व कहते हैं और इस पदार्थ को प्रतिचुंबकीय कहते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं, जिससे इसका चक्रण आघूर्ण तो निरस्त हो जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत कक्षीय आघूर्ण रहता है जो इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में संरेखित हो जाता है। इससे गड़बड़ हो जाती है। समझ में आ गई कहानी? ये था प्रतिचुंबकीय पदार्थ का। आप इस पदार्थ को कितना ही गर्म करो, इसके प्रतिचुंबकत्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी प्रतिचुंबकत्व जो है, किसी पदार्थ का जो प्रतिचुंबकीय गुण है, ये ताप से प्रभावित होने वाली चीज नहीं है। इसके ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं आता है। क्लियर हो गई ये कहानी? अब हम बात करते हैं इसके प्रतिचुंबकीय के बाद
दूसरे प्रकार के पदार्थ जो हमारे पास होते हैं वो दूसरे प्रकार के पदार्थ होते हैं अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं इनको? अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक। इनमें क्या होता है, इनमें जब इसे किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो अधिकांश बल रेखाएं इसके अंदर से गुजरने की कोशिश करती है। इधर से जा रही थी वो भी इसके अंदर से जाएगी, सभी बल रेखाएं इसके अंदर से जाने की कोशिश करेगी। तो अधिकांश बल रेखाएं इस पदार्थ में से गुजरेगी क्योंकि ये पदार्थ इसके द्वारा क्या होगा? आकर्षित होगा। तो अगर कोई पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होता हो जिसमें से अधिकांश बल रेखाएं गुजर करके जाती हो तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कह देते हैं? ऐसे पदार्थ को हम अनुचुंबकीय पदार्थ कह देते हैं। तो ये अनुचुंबकीय पदार्थ है। ये क्यों है ऐसा? उसका कारण है कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। क्या है इसमें? इसमें सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं हुए हैं, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और कुछ युग्मित भी है। देखो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और युग्मित दोनों हैं इसमें। ऐसे पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और युग्मित इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। युग्मित इलेक्ट्रॉन होने से इस पदार्थ में थोड़ा प्रतिचुंबकत्व आता है। समझ में आ गई? यानी ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित, ये इलेक्ट्रॉन चाहते हैं कि ये वापस जाए, लेकिन ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ये इसमें अनुचुंबकत्व ला देते हैं। क्या ला देते हैं? इसमें अनुचुंबकत्व ला देते हैं। और ये जो अनुचुंबकत्व लाते हैं ये गुण इस गुण के ऊपर प्रभावी है। प्रतिचुंबकत्व बहुत हल्का होता है, इसमें प्रतिचुंबकत्व की तुलना में अनुचुंबकत्व थोड़ा सा डोमिनेंट होता है, प्रभावी होता है। और प्रभावी होने से ये पदार्थ इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो जाता है? इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित हो जाता है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का होना इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, जैसे आप इस पदार्थ को गर्म करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कंपन बढ़ जाने से, क्या बढ़ जाने से? इलेक्ट्रॉनिक कंपन बढ़ जाने से इनका जो चुंबकीय आघूर्ण है या चुंबकीय गुण है, ये चुंबकीय आघूर्ण घट जाएगा। क्या हो जाएगा? चुंबकीय आघूर्ण घट जाएगा। यानी गर्म करने पर चुंबकीय गुण कम हो जाएंगे इसके अंदर। ऐसे पदार्थ कौन से पदार्थ? जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित थे, यानी जो अनुचुंबकीय थे। और इसके अलावा और भी वैरायटी है जिनमें एक इंपॉर्टेंट वैरायटी है लोह चुंबकत्व। लोह चुंबकीय पदार्थ वो होते हैं जो बहुत तेज, ये क्या होंगे? दुर्बल रूप से आकर्षित होंगे, तो उसको हम कहेंगे अनुचुंबकीय। और प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं तो उन्हें कहते हैं हम लोह चुंबकीय, तो बहुत तेजी से आकर्षित होते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थों के एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा, आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है। एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल मैग्नीज का ऑक्साइड एमिनो है। ये क्या है? ये लोह चुंबकीय पदार्थों के एग्जाम्पल्स। ये सॉरी एमिनो नहीं, CrO, क्रोमियम का ऑक्साइड है CrO। ये लोह चुंबकीय पदार्थों के एग्जाम्पल है। इनमें क्या होता है? जैसे इनको यहां लेकर के आते हैं बहुत तेजी से आकर्षित होते हैं। और जैसे एक खास बात और देखिए, बहुत तेजी से आकर्षित होगी, जैसे आप इस चुंबक को हटा करके ले जाओगे ये खुद पदार्थ चुंबक हो जाएगा। लोह चुंबकीय पदार्थों की खास बात है कि अगर आप इसमें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हटा देते हो तो ये खुद चुंबकीय हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर छोटे छोटे चुंबक, इसमें छोटे लोह चुंबकीय पदार्थ हैं जिनके अंदर इसमें छोटी छोटी चुंबक की उपस्थित रहते हैं, जिन्हें डोमेन कहा जाता है। सॉलिड स्टेट में आप थोड़ा डिटेल में इसको डिस्कस कर लोगे। तो ये कुल मिलाकर के हमारा जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला मामला था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो इस लेक्चर में हमने कलर वाली प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इन दोनों प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया है। ओके, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए बहुत लाभकारी हो। बहुत से क्वेश्चन इसके कलर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पर जरूर आते हैं, तो बड़े सावधानी से हम इन चीज़ों को और आगे सीखते हैं। बहुत सरल, ज़्यादा जोर इसके अंदर नहीं आता है। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।